अब हम बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, इनमें हम जल्दी दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, हम इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, और उसमें भी हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, मेनली पैथोजेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, कॉलीफॉर्म को गिनने वाले हैं। कॉलीफॉर्म्स को हम दोस्तों गिनने वाले हैं, कह सकते हैं हम मेजर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनरली हम इसमें अपने बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कुछ चीजें पता है, कुछ चीज इसमें से नहीं पता है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं, बात नहीं, हम आगे चल के सब चीज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर दोस्तों, ये हमारा कौन सा ऑर्गेनिक मैटर है, ये हमारा वो ऑर्गेनिक मैटर है जो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज हो जाता है दोस्तों, इसे डिकम्पोज करते हैं कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है दोस्तों, डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब दोस्तों आता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। दोस्तों ये कौन सा हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, ये हमारा वो ऑर्गेनिक मैटर है जो डिकम्पोज नहीं होता, नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक दोस्तों, ये तो समझ में आ गई हमारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, और ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक दोस्तों, अब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोजिशन करते हैं दोस्तों, उनके भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। जैसा पहले हो सकता है कि जो डिकम्पोजिशन हो रहा हो, जो डिकम्पोजिशन हो रहा हो वो किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, इन प्रेजेंस ऑफ O2 हो रहा हो, या हो सकता है जो डिकम्पोजिशन हो रहा हो वो इन एब्सेंस, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उस केस में हो रहा हो। तो दोस्तों जब भी डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक डिकम्पोजिशन, एरोबिक डिकम्पोजिशन। और दोस्तों जहां एब्सेंस ऑफ O2 में, यहां मतलब प्रेजेंस नहीं है O2 का, O2 है ही नहीं, उस केस में इसे क्या कहेंगे हम, उस केस में कहते हैं हम इसे एनारोबिक डिकम्पोजिशन। उस केस में कहते हैं हम इसे एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एरोबिक डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन। अब दोस्तों इनकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। तो जो दोस्तों हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है, जो दोस्तों हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है किसमें, एरोबिक डिकम्पोजिशन में। एरोबिक डिकम्पोजिशन का जो दोस्तों एंड प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा दोस्तों, वो होने वाला होता है हमारा स्टेबल। जो हमारा डिकम्पोजिशन होगा उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों, स्टेबल होगा। और जो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन का रेट कैसा होगा दोस्तों, डिकम्पोजिशन का रेट होने वाला है फास्ट। रेट विल बी फास्ट, मतलब ज्यादा जल्दी हमारा डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, और ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसका। किस केस में, एरोबिक डिकम्पोजिशन में। अब बट दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की, दोस्तों एनारोबिक डिकम्पोजिशन की, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन को मैं ब्लू से लिख रहा हूं। तो एनारोबिक जो हमारा डिकम्पोजिशन होगा दोस्तों, एनारोबिक डिकम्पोजिशन के केस में याद रखिएगा जो एंड प्रोडक्ट होता है दोस्तों वो कैसा होता है हमारा, वो अनस्टेबल होता है। एंड प्रोडक्ट दोस्तों इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में हमारा एंड प्रोडक्ट जो होने वाला है दोस्तों वो अनस्टेबल होने वाला है। और दोस्तों जो डिकम्पोजिशन का रेट होगा, डिकम्पोजिशन का रेट होने वाला है दोस्तों विल बी स्लो, यानी यहां डिकम्पोजिशन होगा तो सही, बट उसकी रेट बहुत धीरे होगी, बहुत धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा। अब एरोबिक डिकम्पोजिशन के एग्जांपल की बात करें तो एरोबिक डिकम्पोजिशन का हमारा एग्जांपल हो सकता है दोस्तों, क्या निकल सकता है इसमें जो हमारा एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, SO4-। ठीक है दोस्तों, अब वही बात करें हम एनारोबिक डिकम्पोजिशन की, तो इसमें हमें क्या मिल सकता है, इसमें हमें मिल सकता है NH3, अमोनिया, CH4। दोस्तों हमने CH4 का तो पढ़ा भी था कि ये तो
एक्सप्लोजिव होती है नेचर में, क्या हो जाती है, फट जाती है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे एंड प्रोडक्ट किसके, एरोबिक और एनारोबिक डिकम्पोजिशन के। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी और बात करते हैं डिकम्पोजिशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है हमारा कि इट इज इजियर टू डिकम्पोज एलिफेटिक ऑर्गेनिक मैटर एज कंपेयर टू एरोमेटिक ऑर्गेनिक मैटर। दोस्तों ओएम क्या है, ओएम हमारा ऑर्गेनिक मैटर। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि अगर डिकम्पोजिशन की बात करें तो जो डिकम्पोजिशन होगा पहले एलिफेटिक ऑर्गेनिक मैटर का होगा। दोस्तों ये कौन सी मैटर है हमारे, एलिफेटिक, एलिफेटिक। और दोस्तों ये कौन से हमारे, एरोमेटिक। और दोस्तों हम क्या कहते हैं, रिंग। दोस्तों रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं और चेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें जो हमारी चेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं उनका डिकम्पोजिशन पहले होता है एज कंपेयर टू हमारे रिंग वाली हम कह सकते हैं एरोमेटिक। क्यों, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें हम, जो इनके कार्बन्स के बीच में आपस में बॉन्ड होता है तो वो दोस्तों किस में ज्यादा होता है, वो हमारा एरोमेटिक में ज्यादा होता है। एरोमेटिक हमारा ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाता है, इसलिए हमारा एलिफेटिक का डिकम्पोजिशन पहले होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा डिकम्पोजिशन। दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए काम आने वाले हैं हमारे एग्जाम में। दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें पहला होने वाले हमारे हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दोस्तों दूसरे कौन से होने वाले हैं, दूसरे होने वाले हैं हमारे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। अब दोस्तों याद रखिएगा डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम पैथोजेंस। इन्हें क्या कहते हैं हम, पैथोजेंस। तो दोस्तों हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें कुछ नहीं करना, हमें इनके कुछ नहीं पढ़ना, बट यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं उन्हें पैथोजेंस, PATHOGENS, पैथोजेंस। हम तो हमें यहाँ पैथोजेंस के बारे में पढ़ना है और हम यहाँ इन्हें काउंट करने वाले हैं और सीखने वाले कि हम इन्हें किस तरीके से काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं पैथोजेंस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था आपको, हम पैथोजेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम पैथोजेंस को मेजर करते हैं कि हमारे वाटर सैंपल में कितने होने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हमारे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो दोस्तों इस केस में याद रखिए कि जो पैथोजेंस होते हैं ना, इनको मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है हमारे वाटर सैंपल में। इट्स मेजरमेंट इज डिफिकल्ट इन वाटर सैंपल, सो वी मेजर कॉलीफॉर्म इन वाटर सैंपल। दोस्तों जो पैथोजेंस होते हैं ना, उनका साइज बहुत छोटा होता है, तो इनको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो पैथोजेंस की जगह हम अपने पानी में क्या मेजर कर लेते हैं, कॉलीफॉर्म, और वही हमारा इक्वल हो जाता है किसके, पैथोजेंस के। ठीक है दोस्तों, अब हम पैथोजेंस दोस्तों कॉलीफॉर्म क्या रहने क्यों मेजर करते हैं। दोस्तों जो कॉलीफॉर्म होते हैं ना, ये हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट जो इनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है पैथोजन से। हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बट बिगर इन साइज एज कंपेयर टू पैथोजेंस। दोस्तों इनका साइज जो होता है वो पैथोजन से बड़ा होता है, बट इनकी सर्वाइवल कंडीशन दोनों की सेम होती है। तो हम मानते हैं कि हमने अगर कॉलीफॉर्म गिन लिए तो हमने पैथोजेंस गिन लिए। अब दोस्तों इट्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस इंडिकेट्स एब्सेंस is presence and absence indicates presence and absence of pathogens। तो दोस्तों अगर हमने अपने पानी में पता कर लिया कि कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा पैथोजन है ना वो भी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इट्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस इंडिकेट्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पैथोजेंस। और दोस्तों यहां हम तीन मेथड यूज करने वाले हैं, कॉलीफॉर्म को गिनने के लिए, जिसमें पहला होने वाला है हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, दूसरा होने वाला है MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, और तीसरा होने वाला है दोस्तों हमारा कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। तो दोस्तों हम ये तीन टेस्ट या तीन मेथड पढ़ने वाले हैं, किस लिए, अपने कॉलीफॉर्म को मेजर करने के लिए, हम कह सकते हैं पैथोजेंस को गिनने के लिए।
ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं वन बाय वन हर मेथड को। तो पहला मेथड है हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। तो दोस्तों ये हमारा पहला मेथड मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एक वाटर सैंपल लिया, अपना वाटर सैंपल लिया हमने, और ये क्या है दोस्तों, ये हमारे मान लीजिए ये हमारे कॉलीफॉर्म्स होने वाले हैं। अब दोस्तों अब क्या करेंगे हमने क्या किया, अपने इस वाटर सैंपल को एक स्टेराइल मेम्ब्रेन से पास कराया। हमने अपने इस वाटर सैंपल को स्टेराइल मेम्ब्रेन से पास कराया। दोस्तों स्टेराइल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, स्टेराइल मेम्ब्रेन हमारी वो मेम्ब्रेन होने वाली है जो हमारी कॉलीफॉर्म को तो रोक लेगी, और दूसरे पार्टिकल या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसे इसके नीचे से चले जाने देती है, यानी कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे पास हो जाएंगे और बचेंगे दोस्तों कौन से, सिर्फ कॉलीफॉर्म हमारे इस पे रिटेन हो जाते हैं। और हो सकता है दोस्तों दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रह जाएं, ये तो वो हो गए जो कॉलीफॉर्म से छोटे होंगे दोस्तों, वो तो इसमें से पास हो जाएंगे, बट जो कॉलीफॉर्म से बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो इसके साथ रुक जाएंगे। सही बात है ना। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा कुछ बच जाता है माल पानी इस स्टेराइल मेम्ब्रेन के ऊपर, हम उसे डाल देते हैं किसमें, एक एम एंडोमीडियम में। अब दोस्तों एम एंडोमीडियम क्या है, तो दोस्तों एक एम एंडोमीडियम हमारा ऐसा मीडियम है जो न्यूट्रिएंट्स है, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स फॉर कॉलीफॉर्म्स। तो दोस्तों कॉलीफॉर्म के लिए न्यूट्रिएंट्स होता है, वो क्या करता है, कॉलीफॉर्म को तो जिंदा रहने देगा, और जो बाकी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, कोई से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कॉलीफॉर्म इसमें सरवाइव कर जाता है, और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस स्टेराइल मेम्ब्रेन में दोस्तों रुक गएंगे, वो इसमें क्या हो जाते हैं दोस्तों, इस एम एंडोमीडियम में मर जाते हैं, डाइड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम इसे एम एंडोमीडियम में रखते हैं। अब दोस्तों इसे हम एम एंडोमीडियम में कब तक रखने वाले हैं, तो दोस्तों हम इसे एम एंडोमीडियम में 20 आवर्स के लिए रखने वाले हैं। हम इसे कॉलीफॉर्म्स को अपने एम एंडोमीडियम में 20 आवर्स के लिए रखते हैं, और 20 डिग्री सेल्सियस पे ही रखते हैं। और दोस्तों 20 घंटे होने को, जैसे 20 घंटे खत्म होते हैं, हम इसमें अपने कॉलीफॉर्म गिन लेते हैं, और वही हमारे क्या जाते हैं, वही हमारे नंबर ऑफ पैथोजेंस हो जाते हैं। नंबर ऑफ पैथोजेंस किसके इक्वल हो जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म्स के इक्वल हो जाते हैं, जो कि हम इसमें एम एंडोमीडियम में 20 घंटे बाद 20 डिग्री सेल्सियस पे रखने के बाद हम गिन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही है हमारा मेम्बर फिल्टर टेक्निक। तो सिर्फ मेंबर नहीं, मेम्ब्रेन है, यही है हमारा क्या, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अपनी अगला टेस्ट, जो कि हमारा मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। तो दोस्तों ये हमारा अगला टेस्ट जो है हमारा मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, या हम कह सकते हैं एमपीएन टेस्ट। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले हम 10-10 ml की 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये तीनों ही हमारी टेस्ट ट्यूब है दोस्तों, 10-10 ml की है। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम 10 ml वाटर सैंपल लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, वाटर सैंपल, जिसमें हमें चेक करना है कि इसमें हमारे पैथोजेंस कितने हैं, कॉलीफॉर्म्स कितने हैं। हाँ, ये इसमें हम वो वाला पानी भरते हैं पूरा 10 ml तक। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हम इस टेस्ट ट्यूब में से इसका 1%, दोस्तों 10% यानी 1 ml पानी वाटर सैंपल का हम किस में डालते हैं, इस वाली टेस्ट ट्यूब में। तो दोस्तों इसमें 1 ml तो हमारा वाटर सैंपल होता है, और बचा कुचा 9 ml कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा हमारा डिस्टिल्ड वाटर, यानी बिल्कुल साफ पानी, जिसमें कोई पैथोजेंस नहीं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ पानी होगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इस टेस्ट ट्यूब का 10% यानी कि 1 ml पानी हम इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, यानी इसमें 0.1 ml तो वाटर सैंपल होगा हमारा, यानी ये होगा, और कितना 9.9 ml हमारा कौन सा होगा, हमारा डिस्टिल्ड वाटर होगा, ये डिस्टिल्ड वाटर होगा। ठीक है दोस्तों, हमने पहले इसका 10% इसमें डाला, फिर इसका 10% हमने इसमें डाला, यानी 1 ml इसमें से इसमें, और फिर इस वाली टेस्ट ट्यूब में से 1 ml तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब में। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब के 5-5 सेट्स निकाल लेते हैं, 5 सेट इसके, 5 सेट इसके, और दोस्तों 5 सेट हम इसके निकाल लेते हैं। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब में 5-5 सेट निकाल लिए।
अब हम इसमें क्या डालेंगे, हम दोस्तों इनमें एक न्यूट्रिएंट डालेंगे। उस न्यूट्रिएंट का नाम है दोस्तों इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। हमने क्या किया, हमने अब इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले। दोस्तों न्यूट्रिएंट्स का नाम क्या है, उसका नाम है हमारा लैक्टोज ब्रोथ। इस न्यूट्रिएंट का नाम है दोस्तों लैक्टोज ब्रोथ। ये लैक्टोज ब्रोथ क्या है दोस्तों, ये हमारा जो हमने इससे पहले वाले टेस्ट में एम एंडोमीडियम पढ़ा था ना दोस्तों, ये सेम वही है। ये भी हमारा कॉलीफॉर्म को सर्वाइव करने देता है, उन्हें बढ़ने देता है, और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें डेड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा टेस्ट का सेटअप। अब दोस्तों अब क्या करने वाले हैं, अब हम इसे छोड़ देते हैं दोस्तों कितनी देर के लिए, हम इसे 40 आवर्स के लिए, T=48 आवर्स, 48 घंटों के लिए टाइम है दोस्तों, 48 घंटे टाइम के लिए। और कितने टेम्परेचर पर, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पर, 48 घंटों के लिए 35 डिग्री सेल्सियस पर लैक्टोज ब्रोथ जो कि एम एंडोमीडियम है हमारा एक, उसमें डालकर छोड़ देते हैं हम। इन तीनों टेस्ट 15 टेस्ट, 5 सेट इसके, 5 सेट इसके, 5 सेट इसके, यानी टोटल 15 टेस्ट ट्यूब हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब दोस्तों हम इसमें क्या चेक करते हैं, अब इसमें हम चेक करते हैं कि इन टेस्ट ट्यूब में से हमारी गैस निकल रही है या नहीं। इन टेस्ट ट्यूब में से हमारी अगर गैस निकली, अगर इन टेस्ट ट्यूब से हमारी 15 टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा पैथोजेंस है या कॉलीफॉर्म्स है वो इसमें प्रेजेंट हैं। जो पैथोजेंस है हमारे वो इन टेस्ट ट्यूब्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमें कंफर्मेशन होता है अगर आई इसमें से गैस निकली तो पैथोजेंस हमारे प्रेजेंट होने वाले हैं। और दोस्तों गैस कौन सी होने वाली है, गैस में बता दूं आपको CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली तो पैथोजेंस हमारे इन टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 सारी टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 1 बाय 1 सारी टेस्ट ट्यूब लेते हैं। मान लीजिए हमने पहले टेस्ट ट्यूब ली 10 ml वाटर सैंपल वाली, फिर उसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब ली कितने ml वाली, 1 ml वाटर सैंपल वाली, और उसके बाद हमने अगली ली 0.1 ml वाटर सैंपल वाली। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनमें केसेस देखेंगे। मान लीजिए हमने पहला सेट निकाला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, और हमने देखा कि इसमें से गैस निकल रही है, यानी कि इसमें कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है। फिर इसमें से भी गैस निकल रही है, इसमें भी कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है, बट इसमें से गैस नहीं निकल रही तो इसमें कॉलीफॉर्म प्रेजेंट नहीं है। फिर दूसरा सेट निकाला, दूसरे सेट में भी देखा ऐसे ही कुछ हो रहा है, तीसरे सेट में देखा कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो हमने पांचों सेट देख लिए अपने कि किस में निकल रहा है, किस में नहीं निकल रहा। अब दोस्तों अब क्या करते हैं हम, अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेबल दी गई है। अब दोस्तों काम आता है स्टैंडर्ड टेबल। तो दोस्तों हमें एक स्टैंडर्ड टेबल दी गई है जिसमें हमें केस दे रखे हैं। ये दोस्तों स्टैंड नहीं है, स्टैंडर्ड टेबल है। कौन सी टेबल है दोस्तों, मैं ब्लैक से लिख देता हूं, हाईलाइट होगा। फिर हमें दी गई है दोस्तों एक स्टैंडर्ड टेबल। स्टैंडर्ड टेबल में क्या दे रखा है, हमें केसेस दे रखे हैं कि अगर 5 सेट दे रखे हैं आपको, 5 और सेट में आपके ऐसा हो रहा है कि मिला मिला नहीं मिला, मिला कहीं मिला कहीं नहीं मिला, तो स्टैंडर्ड टेबल में हमें इसकी कैलकुलेशन दे रखी है। अगर आपको 5 सेटों में ऐसा फेरबदल हो रहा है, किसी 2 में मिल गया, 1 में नहीं मिला, फिर अगले सेट में क्या हुआ, 1 में मिल गया, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में मिल गया, अगले सेट में क्या हुआ, तीसरे में नहीं मिला, चौथे और दूसरे में मिल गया, पहले में नहीं मिला, दूसरे में मिल गया, तीसरे में नहीं मिला, तो 5 सेट की कैलकुलेशन स्टैंडर्ड टेबल में पहले से ही दे रखी है। अगर ये आपके ऐसे केस बन रहे हैं टोटल 5, तो वहां आपको एमपीएन नंबर उनने पहले से गिवन दे रखा है स्टैंडर्ड टेबल में, तो हम वहां से कह सकते हैं हमें कॉलीफॉर्म भी दे रखा है स्टैंडर्ड टेबल में। कॉलीफॉर्म हमें स्टैंडर्ड टेबल में दे रखा है, बस हमें क्या करना होता है, 5-5 सेट बनाने होंगे तीनों टेस्ट ट्यूब के, और जब हम इन्हें चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। अब पढ़ते हैं अपना अगला टेस्ट जो कि है हमारा कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। तो दोस्तों अगला टेस्ट है हमारा कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। दोस्तों मैं बता दूं आपको, कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट ना तो ये पूछा जाता है ना कभी पूछा गया है, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। तो दोस्तों ये टेस्ट क्या है हमारा, द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल दैट गिव्स पॉजिटिव बी कॉली टेस्ट। दोस्तों जब हम बी कॉली टेस्ट करते हैं, जो हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो क्या करते हैं दोस्तों, हम उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो वो कहलाता है हमारा कॉलीफॉर्म इंडेक्स नंबर। और इस इंडेक्स नंबर से ही हमें क्या मिलते हैं, हमें कॉलीफॉर्म के नंबर्स मिल जाते हैं, हम मेजर कर लेते हैं, और दोस्तों यही कहलाता है हमारा कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों आपको, जो हमारा एमपीएन टेस्ट हुआ करता था और ये कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट, दोनों ये दोस्तों ये टेस्ट अब दोनों ही नहीं होते हैं।
अब सिर्फ एक ही टेस्ट होता है जो कि हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। ये लास्ट के 2 जो टेस्ट हटा दिए हैं, क्योंकि इनमें टाइम ज़्यादा लगता था और दोस्तों ये बहुत महंगे पड़ते थे। ठीक है, तो सिर्फ अब कौन सा टेस्ट होता है, हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक टेस्ट हमारा यूज होता है। अब दोस्तों कुछ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लें। तो पहला बैक्टीरिया होने वाला है हमारा आयरन बैक्टीरिया। पहला कौन सा होने वाला है, आयरन बैक्टीरिया। दोस्तों ये बैक्टीरिया कौन सा है दोस्तों, ये बैक्टीरिया दोस्तों क्या करता है, ये हमारे पाइप में छेद कर देता है, पिटिंग इन पाइप्स। और दोस्तों जैसे हम जानते हैं पाइप में क्या करता है दोस्तों, इनक्रिस्टेशन भी क्रिएट कर देता है, पाइप में जमा हो जाता है, क्यों, ये कोरोसिव होता है नेचर में। और दोस्तों क्या करता है, जब ये जो हमारा हमने पढ़ा था, जो हमारा आयरन होता है जब वो H2O प्लस O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, एक पीपीटी बना लेता है, जो था हमारा FeOH2। तो ये हमारा एक पीपीटी फॉर्म कर लेता है जो हमारे पाइप में जमा रहता है, तो इनक्रिस्टेशन फॉर्म कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इनक्रिस्टेशन है, इनक्रिस्टेशन फॉर्म कर देता है हमारे पाइप में, मीन्स जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब दोस्तों अगला बैक्टीरिया हमारा सल्फर बैक्टीरिया। दोस्तों सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है, जब दोस्तों ये बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया, दोस्तों सल्फर बैक्टीरिया क्या है कि जब हमारा दोस्तों आफ्टर मेटाबॉलिज्म it produces certain acids which are harmful to concrete, तो दोस्तों सल्फर बैक्टीरिया क्या है हमारा, दोस्तों सल्फर बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है दोस्तों, जनरली सल्फर को डिकम्पोज करता रहता है। जब ये मेटाबॉलिज्म इसका कंप्लीट होता है तो दोस्तों ये क्या करता है, सर्टेन एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि दोस्तों हमारे कंक्रीट के लिए हार्मफुल होते हैं। सेम आयरन बैक्टीरिया का दोस्तों, जो हमारा आयरन बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है दोस्तों, आयरन को डिकम्पोज करने लग जाता है, आयरन को सड़ाने लग जाता है, तो उससे हमारे पाइप में छेद हो जाते हैं। और क्या करता है दोस्तों, ये पाइप, ये हमारा जो होता है आयरन बैक्टीरिया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्ट करके एक पीपीटी फॉर्म कर लेता है, जो पाइप में हमारे में जमा हो जाने लगता है, और वो क्या फॉर्म कर लेता है, इनक्रिस्टेशन फॉर्म कर देता है। फिर पढ़ा हमने सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा क्वालिटी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।